1946 में मजरूर सुल्तानपुरी लिख के गए हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। और इसी चीज को 1995 में चरितार्थ किया है अमेरिका की एक लेडी जिनका नाम है लीसा मेयर। आप लोगों को सुन के ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 10 साल से वो डायलिसिस पे हैं और इसके बावजूद बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और ये फेलियर रहा। और एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था उन्होंने वर्ल्ड किडनी डे, जो मार्च एवरी सेकेंड थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है और 2024 में 14 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। उस समय उनका एक जर्नल आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं जितने लोग डायलिसिस पे हैं उनसे इस बात की इत्तिला करना चाहती हूँ कि वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ एक हुजूम खड़ा है। यदि हम अपना होप नहीं लूज करें, पेशेंस बना के रखें और डाइट को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लें, तो डेफिनेटली हम अपनी ज़िंदगी को और आसान बना सकते हैं और इस डिजीज़ से भी हो सकता है छुटकारा मिल जाए। इसी सब चीज़ों के बारे में हमारे सामने डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर विजय सर, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। सर के बारे में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है और शायद मैं अपने आप को उतना क्वालिफाइड नहीं मानता हूं कि सूरज को दिया दिखाऊं। तो सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने बारे में पहले कुछ बताएं और उसके बाद जो बुनियादी बातें हैं आपकी किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो हम सर से डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा अभी कार्यरत हूँ मैक्स हॉस्पिटल नोएडा में एज डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट। पिछले 10 सालों से मैं इसी हॉस्पिटल में रहा हूँ और काफ़ी एक समय दिया है मैंने इस हॉस्पिटल को और यहाँ के लोकल लोगों को, और एक किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम मैंने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है, डायलिसिस का प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया है और किडनी से ग्रसित रोगियों के लिए एक उम्मीद की किरण है कि यहाँ आकर के उनको एक अच्छा इलाज मिलता है। मैंने अपनी जो पढ़ाई थी वो नवोदय विद्यालय से शुरू करी थी। क्लास 6 में नवोदय विद्यालय राजगीर में मेरा एडमिशन हुआ और वहीं से एक मार्गदर्शन मिला कि ज़िंदगी में कुछ आगे करना है, पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई काम करना है और कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ना है जिससे लोगों का भला हो सके। उस क्रम में आगे पढ़ाई करते हुए मैं डीपीएस बोकारो स्टील सिटी में मैंने +2 किया और एमबीबीएस की पढ़ाई मैंने कलकत्ता से करी और कलकत्ता से एमबीबीएस करने के बाद पटना मेडिकल कॉलेज, जो अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से मैंने एमडी की पढ़ाई करी और नेफ्रोलॉजी की फेलोशिप मैंने अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से करी। उसके बाद 1 साल तक मैं फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली में कार्यरत था एज ए कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी और उसके बाद मैं अब मैक्स हॉस्पिटल नोएडा में हूँ। पिछले 10 साल से कार्यरत हूँ यहाँ पर। हमने जब यहाँ पर स्टार्ट किया था तब हमारे पास बहुत गिने चुने पेशेंट थे डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के लिए, पर आज इस मुकाम पे हैं कि हमने लगभग 1200 किडनी ट्रांसप्लांट किया है यहाँ पर और लगभग हर महीने 2000 से ज़्यादा पेशेंट्स की डायलिसिस करते हैं। इस तरह से एक बड़ा ही डायनेमिक प्रोग्राम है हमारे यहाँ और हमारा किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम वर्ल्ड के किसी भी अव्वल दर्जे के ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के इक्विवेलेंट है। डायलिसिस हमारी खासियत रही है और बहुत ही अच्छा डायलिसिस हम करते हैं यहाँ पर, जिससे लोगों की ज़िंदगी काफ़ी संवर रही है। कुछ हमारे पेशेंट ऐसे भी हैं जिनकी 10 साल से लगातार डायलिसिस हो रही है और वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स भी 10 साल से ज़्यादा जीवित हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आज आपके माध्यम से मैं पब्लिक से जिस तरह से जुड़ रहा हूँ, मैं उनको भी यही आग्रह करूँगा कि किडनी डिजीज़ होने का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू लूज़ योर होप। There is another hope after once you have failed, once you have your kidneys have failed. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इस बात को चरितार्थ कर दिया है दोबारा कि डॉक्टर जो है वो सेकेंड गॉड के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। और यदि आपकी बारीकियों को समझें जो अभी आपने बोला है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ सेंस इन योर स्टेटमेंट, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, इफ इट इज टेकन इन द राइट पर्सपेक्टिव। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि कहते हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं उन सब का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी किडनी पे आता है। तो आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगा सर कि ऐसी कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो डॉक्टर आपको मीट, मछली, अंडे, राजमा, बेसन ये सब खाने के लिए सलाह देते हैं,
कहीं ना कहीं वो आपको किडनी से पीड़ित करने का सलाह दे रहे हैं, मतलब आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो सर आपसे यही जानना चाहूँगा कि बेसिकली हमारी डाइटरी हैबिट्स कैसी होनी चाहिए ताकि इस बीमारी को हम समझ सकें। बिल्कुल मिस्टर संदीप, मैं समझता हूँ कि व्यक्तियों को ना दो हिस्सों में बांटना चाहिए। व्यक्ति का जिंदगी जो है, एक हिस्सा होता है जहाँ पर आपको प्रोटीन इंटेक की जरूरत पड़ती है, जो आप ग्रोइंग स्टेज में होते हैं जी, उस समय आपका वेजिटेरियन प्रोटीन या नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन दोनों की जरूरत पड़ती है। और आप जब उसका इंटेक अच्छा लेते हो तो आपका ग्रोथ और जो भी वेलबींग है वो अच्छा होता है जी। बट आफ्टर सर्टेन एज आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो लिमिटेड हो जाती है। रफली अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोले दैट इज अराउंड 1 ग्राम पर ग्राम बॉडी वेट पर डे। दैट मीन्स कि इफ समबडी इज 60 किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट देन उसकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट 60 ग्राम है। जितने नॉन वेजिटेरियन डाइट टेकर्स हैं, जिनका वेजिटेरियन डाइट की जगह नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, उनमें प्रोटीन खाने की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। राजमा, बीन, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं, इन सब में प्रोटीन हाई इंटेक में होता है, तो इनको मॉडरेशन में लेना चाहिए। अगर आप बीमार हैं, अगर आप का बॉडी वेट कम है, तब तो आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। पर अगर आप एडल्ट हैं, हेल्थी हैं, तो इनको मॉडरेशन में लेना इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज जो इनके मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, या इनके प्रोडक्ट्स जो है बॉडी में एक्यूमुलेट होकर के यूरिया क्रिएटिनिन जैसी चीज़ें बनाएंगे, और किडनी पे सर्टेन लोड के बियॉन्ड उसका फिल्ट्रेशन जो पावर है उस पर इफेक्ट करते हैं ये, और इसके कारण से हमारी किडनी खराब हो सकती है। इसके साथ साथ जितने जंक फूड है उनको जितना हम कम खाएं, ओबेसिटी का कंट्रोल करें। जंक फूड से क्या होता है? ओबेसिटी होती है। अगर हम ओबेसिटी को नियंत्रित कर सकें तो हमारी लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। डायबिटीज़ ओबेसिटी से रिलेटेड है, हाइपरटेंशन कई लोगों में ओबेसिटी से रिलेटेड होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ओबेसिटी से रिलेटेड होता है। तो जैसा मैं कह रहा था कि खाने का जो संतुलन अगर बिगड़ता है और हमारी ओबेसिटी होती है तो कई सारी बीमारियां ओबेसिटी से रिलेटेड है, जिसमें किडनी डिजीज भी है, जिसमें किडनी डिजीज है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इन सब से हमारे डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, और उनमें से एक किडनी भी है जिसका अफेक्ट होता है। और अगर आप इंडिया में देख लें तो ऑलमोस्ट 30-40% लोग जो आज सीकेडी से ग्रसित हैं वो डायबिटीज़ के कारण से। डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर इंडिया में सबसे बड़ा कारण आज के दिन में है किडनी फेल्योर का। इसके अलावा जो किडनी फेल्योर के कारण है उनमें ओवर द काउंटर ड्रग्स, आयुर्वेदिक हो या ट्रेडिशनल कोई भी मेडिसिन हो, इसके कारण से भी किडनी खराब होती है। तो उसको हमेशा हम कहते हैं रोगियों को कि भाई आप डॉक्टर की सलाह के बगैर ना खाएं। तो डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ओवर द काउंटर ड्रग्स, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये भी कारण है इंडिया में जिसके अंदर में फिल्टर लीकेज होने लगता है किडनी फेलियर के कारण। ठीक है, तो अगर हम इसको इनिशियल स्टेज में ठीक कर लें तो हमारी किडनी फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। पर अगर हम इनको नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारी किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा किडनी स्टोन, जैसा हमने कहा कि कई सारे हाई प्रोटीन डाइट से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है या बाकी चीज़ों का लेवल बढ़ता है, तो वो किडनी स्टोन्स को भी जन्म देते हैं, और जब किडनी स्टोन बढ़ेगा तो वो किडनी फेल्योर लेगा। तो किडनी फेल्योर के कारणों में किडनी स्टोन्स का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और हमें चाहिए कि जैसे ही हमें किडनी स्टोन का पता चला हो हम उसको कहीं ना कहीं उसका सर्जरी करा करके या दवाई ले करके उसको ठीक कर लें। तो इस हिसाब से अगर हम फॉलो करें तो हमारी किडनी डिजीज़ का जो इंसिडेंस है वो कम हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत पते की बात बताई आपने। आपने ये कहा है कि जो प्रोटीन हम लेते हैं, जो दर्शक हैं हमारे, जो व्यूअर्स हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि उसमें एक इसेंशियल प्रोटीन होता है, वही हमारे बॉडी के लिए काम करता है। और मज़े की बात यह है कि वो उन इसेंशियल प्रोटीन में मैक्सिमम प्रोटीन हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसकी ज़रूरत हमें बाहर से फूड लेकर करनी पड़ती है, लेकिन इसके अलावा जो भी प्रोटीन्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे किडनी पे अफेक्ट करता है। किडनी स्टोन की बात कही है डॉक्टर साहब ने, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है, विज्ञान का विद्यार्थी सर भी रहे हैं और मैं भी रहा हूँ। सबसे अच्छी बात है कि हम लोग एक ही जगह से 11th और 12th कंप्लीट किए हैं। डिफरेंस यही है कि बहुत अच्छे स्कूल से किए हैं। तो
सर किडनी स्टोन को शायद कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं, और यदि 5 mm से नीचे है उसका लेंथ, तो हमें सजेशन दिया जाता है कि वाटर इंटेक से हो जाएगा। मैं भी भुक्तभोगी हूं, और शायद मैंने वाटर इंटेक से ही करेक्ट भी किया था। 10 साल पहले मुझे किडनी स्टोन की शिकायत थी। मैं सर आपसे समझना चाहता हूं कि क्या वाटर इंटेक से किडनी डिजीज को भी ठीक किया जा सकता है, या जो किडनी जिनका इन्फेक्टेड नहीं है, यदि ये वाटर इंटेक ठीक ठाक रखते हैं तो क्या इससे बेनिफिट हो सकता है किडनी को? देखिए, किडनी के जो स्टोन्स होते हैं कई तरह से होते हैं। उसमें आपने एक नाम लिया कैल्शियम ऑक्सलेट, जी, सबसे कॉमन स्टोन्स में है। इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट, जी जी, यूरिक एसिड, इनके भी स्टोन्स बनते हैं। कुछ कैल्शियम भी होता है सर शायद, सिस्टीन क्रिस्टल से भी स्टोन बन सकते हैं। जी, और भी कई कारण हैं किडनी स्टोन्स के, बट जो हम कॉमन चीज़ों की बात करते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फोरस या कैल्शियम ऑक्सलेट फॉस्फोरस, जो ट्राइबोटाइट स्टोन्स होते हैं, ये सबसे कॉमन स्टोन्स हैं। और अगर हम वाटर इनटेक जो है 8 से 10 ग्लास नियमित लें अपनी ज़िंदगी में, हर दिन हम अगर 8 से 10 ग्लास का वाटर इनटेक रखते हैं, तो पहली चीज़ है कि इनका इंसिडेंस कम होगा। ओके, ठीक है। और अगर बनता भी है तो उनके निकलने की चांसेस संभावना ज़्यादा होगी। छोटे स्टोन्स लेस देन 5 mm, क्योंकि हमारे जो किडनी का यूरिटर है उसका एक डायमीटर है अंदर का, कितना बड़ा स्टोन वो एडजस्ट कर सकता है, और नीचे एक ऑरिफिस होती है जहाँ से वो स्टोन पास होकर जाएगा। तो 5 mm तक का स्टोन पास हो सकता है, पर उससे ज़्यादा बड़ा स्टोन होगा तो वो अटक जाएगा। इसलिए हम लोग जब भी पेशेंट को मिलते हैं या उनका देखते हैं स्टोन, तो उनको कहते हैं कि अगर 5 mm तक का स्टोन है तो आप हाइड्रेशन थेरेपी लीजिए। अगर पेन है तो पेन किलर, साधारण पेन किलर ले सकते हैं जो डॉक्टर के थ्रू रिकमेंडेड हो, और आप जो है कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं हम जिससे स्टोन घुलने में मदद होती है और स्टोन के पैसेज में मदद होती है। तो इन दवाइयों के साथ आप काम चला सकते हैं। कई सारे पेशेंट्स में ये स्टोन्स बाहर निकल जाएंगे। पर जो बड़े स्टोन्स होते हैं, सपोज 5 mm से ज़्यादा बड़े हैं, 10 mm, 15 mm, 20 mm के स्टोन्स हैं, या उनका लोकेशन ऐसी जगह पर है कि वो निकलना मुश्किल है, तो उन केसेस में सर्जरी कराना ही ज़रूरी होता है। अगर आप सर्जरी नहीं कराएंगे तो क्या होगा कि स्टोन्स पेशाब का जो रास्ता है हमारा इंटरनल यूरिटर जिसको कहते हैं, उसको रोक देगा, और उसके बैक प्रेशर से किडनी धीरे धीरे करके खराब होगी। जैसे मैंने कहा कि इंडिया में 5th लार्जेस्ट कॉमनेस्ट कारण जो है किडनी स्टोन, किडनी फेलियर का किडनी स्टोन है। तो अगर हम इसको कम करें तो डिफरेंटली किडनी फेलियर के इंसिडेंसेस कम हो जाए। अगर व्यक्ति समय पे इलाज करा ले, जो भी उसका स्टोन साइज हो उसके हिसाब से जो डॉक्टर उसको रिकमेंड कर रहे हैं, अगर वो आप कर लेते हैं तो आपकी किडनी फेलियर के इंसिडेंसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। बड़े स्टोन्स घुलेंगे नहीं, बड़े स्टोन्स स्वतः निकलेंगे नहीं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और उस समय आपका इलाज सर्जरी के बगैर करना मुश्किल है। आजकल सर्जरी बहुत ही सुगम तरीके से की जा सकती है, बहुत ही इजी तरीके से की जा सकती है, जिसको ज़्यादातर लोग लेज़र ट्रीटमेंट बोलते हैं। उससे ज़्यादातर मैक्सिमम स्टोन्स का ट्रीटमेंट उससे हो जाता है, दूरबीन की मदद से हो जाता है। तो अब मेजर सर्जरी जो चीड़ फाड़ वाली होती है वो कम ही होती है, ज़्यादातर सर्जरी दूरबीन से हो जाती है किडनी स्टोन्स की, और उससे आप बिल्कुल अगले 48 आवर्स में चलने फिरने या इनफैक्ट ऑफिस जाने तक की स्थिति हो जाती है। अगर आपने 2 दिन का हॉलीडे लिया है अपने ऑफिस से, तो आप स्टोन की सर्जरी करा करके आप 3rd डे जो है अपने ऑफिस जा सकते हैं। आजकल इतनी पद्धति डेवलप कर गई है। तो मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि अगर आपको स्टोन है, तुरंत किसी भी यूरोलॉजिस्ट से या नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करें, और अगर आपका छोटा स्टोन है तो उनके द्वारा दी गई दवाई नियमित रूप से लें, रेगुलर फॉलोअप करें, और अगर बड़ा स्टोन है तो डेफिनेटली अगर वो सर्जरी रिकमेंड कर रहे हैं तो सर्जरी के लिए चले जाइए। अन्यथा लेट में, देर में आपकी किडनी फेलियर के चांसेस बन सकते हैं। थैंक यू सो मच सर इस जानकारी के लिए। एक चीज़ और समझना चाहता हूँ सर, एक डायलेमा है, बहुत ग्रेट डायलेमा, कि यदि किडनी से रिलेटेड डिजीज़ हैं हमें, तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं? देखिए संदीप जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। किडनी के 2 तरह के डॉक्टर हैं। इनफैक्ट हमारे बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं सब में 2 तरह के डॉक्टर्स हैं, गैस्ट्रो फिजिशियन एंड गैस्ट्रो सर्जन, किडनी फिजिशियन एंड किडनी सर्जन। अच्छा। तो फिजिशियन की अपनी एक का रोल है और सर्जन का भी अपना एक रोल है। जहाँ पर सर्जिकल एक्यूमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पर
जिन विषयों में सर्जन महारत हासिल करते हैं, हम्म। सर्जिकल एक्सपर्टीज होती जी, है, जी। या जिसका ट्रीटमेंट ही मेजर सर्जिकल है, हम्म। उनमें डेफिनेटली सर्जन के पास जाना चाहिए। अच्छा। और जिन बीमारियों में एक किडनी स्पेशलिस्ट फिजिशियन का रोल जी। है, जहाँ पर रोकथाम की ज़रूरत है या किडनी का क्रेटिन बढ़ गया है, उसको समझने की ज़रूरत है कि उसके लिए क्या दवाई चाहिए, उसमें नेफ्रोलॉजिस्ट का रोल है। जैसे किसी को डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, जी। डायबिटीज़ के कारण से किडनी खराब हो रही है, तो ये फिजिशियन का रोल इसमें आता है, अच्छा। किडनी फिजिशियन का। हम्म। नेफ्रोलॉजिस्ट का रोल है जैसे हाइपरटेंशन से रिलेटेड किडनी फेलियर हो रही है, या हम्म। कोई फिल्टर लीकेज है आपका, हम्म। जहां आपका यूरिन में आरबीसीज या आपके प्रोटीन आ रहे हैं, तो उसको कैसे रोकथाम किया जा सके, इसमें नेफ्रोलॉजिस्ट का रोल है। अच्छा। जहां स्टोन की समस्या है, किडनी के रास्ते में रुकावट है, पेशाब की नली में रुकावट है, पेशाब का कैंसर है, ये सारे डोमेन जो है सर्जन्स के पास जाते हैं, उनको यूरोलॉजिस्ट के पास इमीडिएटली मिलना चाहिए, क्योंकि यूरोलॉजिस्ट ही इस चीज़ के लिए ट्रेंड होते हैं, इस चीज़ जी, को जी। ऑपरेट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए। जी सर। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो कॉमन मिसकंसेप्शन है, क्योंकि सर अभी क्या है कि ऑनलाइन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, किस सोर्स से लिखा हुआ है इसको कोई नहीं देखता है, ऑथेंटिकेटेड सोर्स से लिया गया है या नहीं, इस पे भी हम ध्यान नहीं देते हैं। तो कॉमन मिसकंसेप्शन सर किडनी डिजीज़ को लेके क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। हो सकता है कि इससे हमारे जो दर्शक हैं, जो व्यूअर हैं, उनको एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव मिलेगा, इंसाइट्स मिलेगा कि किडनी डिजीज़ ये हो सकता है, और ऐसा है तो किडनी डिजीज़ नहीं। देखिए, सबसे पहले तो किडनी फेलियर के लक्षण के बारे में बात करते हैं। जी। किडनी फेलियर के बहुत ही सूक्ष्म लक्षण होते हैं जी। या ये मान लीजिए कि जब तक 60-70% किडनी डैमेज नहीं होती है तो पता भी नहीं चलता, पता नहीं चलता है। क्रेटिन आपकी 3 भी है, तब भी आपको कई बार सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किडनी स्टोन रहा है, आप ओवर द काउंटर दवाइयाँ खाते हैं, या किस तरह का नेफ्राइटिस रहा है जिससे प्रोटीन लीकेज या ब्लड का लीकेज हो रहा है, इस केस में आप नेफ्रोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलिए। पहला चीज़, ठीक है। ये किसी और डॉक्टर के फिजिशियन या जो अल्टरनेटिव मेडिसिन के इलाज से ठीक नहीं हो सकता है। आपको रेगुलर नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। अगर डायबिटीज़ के कारण से अगर आपकी किडनी खराब हो रही है, ब्लड प्रेशर से किडनी खराब हो रही है, या प्रोटीनीरिया हो रहा है, या कोई इस तरह का कारण है जिसको एक नेफ्रोलॉजिस्ट समझ सकता है, उसकी दवाई दे सकता है। जी जी। तो पहला चीज़ तो आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन और बाकी दूसरे सोर्सेज को नेगलेक्ट करना है। आप एक ट्रेंड नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलिए जब भी आपको किडनी की समस्या है। जी। पहला जो मिसकंसेप्शन है कि मैं किसी तरह की दवाई खा करके ठीक कर सकता हूँ। दूसरा, किडनी फेलियर का मतलब एंड ऑफ लाइफ नहीं होता है। पहला चीज़, किडनी फेलियर के 5 स्टेजेस हैं। अगर क्रेटिन आपकी 1 है तो अलग स्टेज है, क्रेटिन 5 है तो अलग स्टेज है। नॉर्मली अगर क्रेटिन 5-6 के ऊपर जा रहा है तो दैट इज एंड स्टेज किडनी डिजीज, या सीकेडी स्टेज 5 बोलते हैं हम लोग मेडिकली उसको। तो उस केस में आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। तो 1 to 5 तक जो स्टेजेस हैं जो हम डिफाइन करते हैं, उसके हर एक स्टेज के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट बनाए गए हैं। हर एक स्टेज में बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे किडनी का असर पड़ता है, किडनी फेलियर का असर पड़ता है, उसके लिए भी अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। तो एक आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रहेंगे तो आपको वो अलग स्टेज से आपकी क्या दवाइयों की ज़रूरत है उसको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे और आपको गाइड करेंगे। और जब किडनी फेलियर हो जाता है, जब आप एंड स्टेज किडनी डिजीज हो जाते हैं, जब सीकेडी स्टेज 5 है जहाँ आपकी क्रेटिन 5-6 के ऊपर जा रही है, या GFR कैलकुलेशन होता है जिसमें 15 ml से कम हो गया, तो आप समझ लीजिए कि इस टाइम पे आपको किसी ना किसी अल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत है। किडनी में जब फेलियर होता है तो हम कहते हैं उसको रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी 2 तरह की होती है, एक तो डायलिसिस वाली, दूसरी होती है ट्रांसप्लांट। इनिशियल हो सकता है कि कुछ दिनों तक आपको दवाइयों से मैनेज कर सकें। अगर किडनी फेलियर का स्टेज 5 भी है तो ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली आपको डायलिसिस जरूरत पड़ेगी, पर वो आपको गाइडेंस पे करना पड़ेगा। आप स्वतः डिसाइड नहीं कर सकते कि कब हमको डायलिसिस करनी है या नहीं करनी है। आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट के गाइडेंस पर रहिए, लेट हिम डिसाइड कि व्हेन यू नीड अ डायलिसिस, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, ही हैज सीन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सच काइंड ऑफ पेशेंट्स। तो वो आपको बता सकते हैं कब आपको डायलिसिस चाहिए, कब आपको नहीं चाहिए। और अगर एक ट्रेंड नेफ्रोलॉजिस्ट, एक समझदार व्यक्ति अगर आपको गाइड कर रहा है कि अब आपको डायलिसिस की जरूरत है, इसका मतलब है कि आपको जरूरत है तभी वो बता रहा है, अदरवाइज वो नहीं बताएगा। सिमिलरली डायलिसिस का कंसेप्ट यही है कि अगर एंड स्टेज किडनी डिजीज है और अगर आपके सिम्टम्स हैं तो आपको डायलिसिस की जरूरत है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? फ्लूइड ओवरलोड, सांस फूलना, पैरों में, शरीर में सूजन आ जाना, वोमिटिंग होना, भूख की कमी,
बार बार वॉमिटिंग होना, इनको यूरिमिक सिम्टम्स बोलते हैं, बेहोशी के लक्षण आना, या फिर आपकी खून की कमी हो जाना, ना बहुत ज़्यादा खून की कमी हो रही है, या फिर आपके हार्ट के चारों तरफ झिल्लियाँ बन जाती हैं उसमें, या बार बार फेफड़ों में पानी भर रहा है जी। ये सारे जो लक्षण होते हैं, या फिर किसी तरह से जो आपके यूरीमिया है उसका ब्रेन पे असर पड़ रहा है, या एसिड इकट्ठा हो रहा है, या पोटाशियम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इन सब जगहों पे डायलिसिस के अलावा कोई निदान नहीं है। अगर आपकी किडनी 10% 15% के बीच में काम कर रही है, उससे कम काम कर रही है, तो अगर ये लक्षण आ रहे हैं आपके, तो आप डॉक्टर की सलाह मानिए, प्लीज़ डायलिसिस के लिए जाइए, वरना किसी दिन आप इमरजेंसी में एक इमरजेंसी रोगी की तरह आएंगे, आपका आईसीयू में एडमिशन होगा और फिर डायलिसिस करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप एक समझदार व्यक्ति की तरह आएँ, और जब उस चीज़ की ज़रूरत है उस टाइम पे आप अपनी डायलिसिस कर लें। वी कॉल इट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इमरजेंसी में जब आप आते हैं, डायलिसिस स्टार्ट होती है, तो जो डायलिसिस करने का तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है रेदर देन ए रेगुलर पेशेंट। हो सकता है आप फ्लूइड ओवरलोड में हो, आपकी अर्जेंट डायलिसिस के लिए आपको लाइंस डालनी पड़ रही है, या फिर आपको वेंटिलेटर पर भी जाना पड़ सकता है। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि अगर आपका किडनी फेल्योर है और इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप एक प्लांट डायलिसिस के थ्रू आ जाइए। दूसरा जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो है ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन ऑलमोस्ट 50 ईयर्स ओल्ड पद्धति है, मोर देन दैट। तो इस टेक्निक को, साइंस को डेवलप हुए 50 साल से ज़्यादा हो चुका है, हाफ अ सेंचुरी। बिल्कुल। और इसमें हमेशा रिफाइनमेंट आती है, और इतनी रिफाइंड हो गई है कि अब हम इसमें सर्वाइवल काउंट करते हैं 20 ईयर्स 30 ईयर्स का। अगर आपका ट्रांसप्लांट हो रहा है तो 20 से 30 साल भी आप नॉर्मल लाइफ स्पैन ले सकते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। तो डॉक्टर की सलाह मान करके या तो आप डायलिसिस पे अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, या फिर दूसरा अल्टरनेटिव है ट्रांसप्लांट के लिए, वहाँ आप अग्रसर हो सकते हैं जाने के लिए। तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं किडनी फेलियर में, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। जो रास्ता आपको अच्छा लगता है, जैसी आपके डॉक्टर के साथ सलाह होती है, मशवरा होता है, उनसे मिलकर के वो रास्ता ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। इसी से मिलता जुलता मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि कुछ सालों पहले सर डायलिसिस को एक डेथ वारंट के रूप में कंसीडर किया जाता था। आज के डेट में क्या सिचुएशन है, शायद आपसे बेहतर नहीं बता पाएगा कोई, आपको इस फील्ड में बहुत नॉलेज है सर। तो ये मैं समझना चाहूँगा सर कि ये डेथ वारंट क्या अभी भी ऐसा है, जो डायलिसिस पे चला गया है वो समझ ले कि डेथ वारंट है। दूसरा क्वेश्चन सर डायलिसिस से ही है मेरा। आपने बोला कि डायलिसिस कितने टाइम करना चाहिए, इस पे बहुत लोगों के अलग अलग व्यूज़ हैं। जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है सर, मैं उससे समझना चाहता हूँ आपसे, जो मैंने पढ़ा था कहीं कि 1 हफ्ते में मिनिमम 3 बार डायलिसिस होना चाहिए, और एक बार जब डायलिसिस होता है तो वो 4 घंटे की डायलिसिस होती है। तो सर क्या ये आइडियल डायलिसिस प्रोसेस है, टाइमिंग जो हफ्ते में 3 दिन और एक बार डायलिसिस होगा वो कम से कम 4 घंटे चलेगा, ये समझना चाहूँगा सर। और डायलिसिस पे कोई चला गया तो क्या हम आज भी इस बात को मानने को मजबूर हैं कि वो उसके लिए वो डेथ वारंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक समय था जब लोग डायलिसिस से डरते थे। डायलिसिस की सुविधा मेजर सिटीज़ में अवेलेबल थी। उस टाइम पे लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, डायलिसिस सेंटर्स अवेलेबल नहीं थे। तो नॉर्मली ये होता था कि डायलिसिस 1-2 बार 4 बार कराने के बाद लोग नहीं कर पाते थे, दैट लेड टू डेथ ऑफ द पेशेंट। पर आज ऐसा क्यों नहीं करा पाते थे सर? क्या कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी डायलिसिस की, अफोर्डेबिलिटी भी नहीं थी, अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। आज इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में डायलिसिस सेंटर है। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 4, 5, 10 भी डायलिसिस सेंटर्स हैं। तो अब जो है डायलिसिस विद इन रीच हो गया है जी। 2nd टियर सिटीज़ में, 3rd टियर सिटीज़ में, कस्बों तक में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होने लगी है। तो डायलिसिस जो आउट ऑफ रीच था वो विद इन रीच आ गया है, पहला चीज़। दूसरा जो है कि डायलिसिस का कॉस्टिंग, पहले डायलिसिस केवल रिच लोगों के लिए होता था, वो ही अफोर्ड कर पाते। अभी कितना है सर? पर डायलिसिस का कॉस्ट अगर हम देखें उस समय से, अगर डिवोल्यूशन को कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट अब 1/3 हो गया है, ठीक है। प्लस जितना कितना था सर, अभी कितना है? देखिए न्यूमेरिकल फिगर्स मैं नहीं कोट करूंगा, बिकॉज हर डायलिसिस सेंटर का अलग अलग कॉस्टिंग है ऑन एन एवरेज, बट ऑन एन एवरेज डायलिसिस रेंजेस फ्रॉम 2000 to 4000 पर डायलिसिस सेशन। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आज के दिन में आयुष्मान योजना है और भी कई सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसके अंदर में डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है।
मैं कई सारे ऐसे सेंटर्स पे जाता भी हूँ, अपनी सर्विसेज भी देता हूँ, जहाँ पर डायलिसिस मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आयुष्मान योजना के थ्रू या गवर्नमेंट के बाकी स्कीम्स के थ्रू। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि डायलिसिस आज के दिन में व्यक्ति ले नहीं सकता। आपके घर के पास है, पहली चीज़। दूसरा, आपके कॉस्ट हैज़ गॉन डाउन, तो अगर आपके पास कोई स्कीम नहीं है तब भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। तीसरी बात कि गवर्नमेंट स्कीम्स अगर आपके पास हैं तो दैट इज़ कमिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं ये कहूँगा कि आज के दिन में डायलिसिस का वो वाला प्रॉब्लम नहीं है, अफोर्डेबिलिटी एंड अप्रोचेबल इश्यूज हैज़ गॉन डाउन। नेक्स्ट जो है कि हाउ लॉन्ग द डायलिसिस विल हैपन, या डायलिसिस पे लाइफ कितनी है, डेथ वारंट तो नहीं है। तो मैं ये कहूँगा ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जब डायलिसिस अवेलेबल नहीं होती थी जिसके कारण से लोगों का डेथ हो जाता था, अब डायलिसिस अवेलेबल है, लोग आराम से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल भी ज़िंदगी जी सकते हैं डायलिसिस अच्छी क्वालिटी करा करके। अगर आपकी अच्छी डायलिसिस चल रही है, आप नियमित फॉलो कर रहे हैं। कोई ऐसे पेशेंट्स हो सर जिसको आपने डायलिसिस दिया हो और वो बहुत ज़्यादा दिन तक? हमारे पास अभी भी पेशेंट है जिनका 18-20 साल से डायलिसिस चल रहा है, दे आर डूइंग गुड, वॉक करके आते हैं, वॉक करके जाते हैं। देयर आर पेशेंट्स हु आर कमिंग ड्राइविंग फ्रॉम होम, 100 किलोमीटर से दूर से आते हैं, डायलिसिस करते हैं और 100 किलोमीटर फिर से ड्राइव करके वापस जाते हैं। तो आज के दिन में डायलिसिस का जो मिसकंसेप्शन था कि डायलिसिस होने के बाद आदमी कमज़ोर हो जाता है, चल नहीं पाएगा, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था। क्वालिटी ऑफ डायलिसिस अगर अच्छी है और पेशेंट अगर अपना ख्याल रख रहा है, डॉक्टर की सलाह मान रहा है, उसके द्वारा दवाई दी गई दवाइयाँ ले रहा है और टाइम टू टाइम डायलिसिस करा रहा है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ गुड, क्वांटिटी ऑफ लाइफ इज़ गुड। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन मैंने पहले दूर करना था। दिस नॉट ए डेथ वारंट, दिस इज अ न्यू लाइफ, अ डिफरेंट अप्रोच टू द लाइफ विल बी हैपनिंग, बट यू हैव अ गुड क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइफ। सेकेंड जो थी आपकी वो थी कि हाउ मच डायलिसिस इज नीडेड, 3 days in a week or 4 hours. That is something that we must understand. देखिए, आपकी जो नेचुरल किडनी भगवान ने दी है, दैट इज वर्किंग 24/7। Yes sir. 24 घंटे 7 दिन 365 डेज इन ईयर आपकी किडनी काम कर रही है और आप लगातार डायलिसिस, इंटरनल डायलिसिस जो बॉडी के अंदर में है वो चल रहा है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। उस चीज़ को हम आर्टिफिशियली रिप्लेस करते हैं, तो मिनिमम जो एक टाइम पीरियड चाहिए वो स्टैंडर्ड है 12 आवर्स इन अ वीक। Okay. 12 घंटे का वीक में अगर हम टाइम दें, एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेशंस, तो 3 सेशंस, हाँ, 4 टाइम्स 3 सेशंस 4 आवर्स पर डायलिसिस इज द ऑप्टिमल डायलिसिस। बट ये एब्सोल्यूट नहीं है, जरूरी नहीं है कि सबको एक ही, वन शूज डजंट फिट ऑल। देयर आर वेरिएशंस, देयर आर पर्सन्स हु हैव गॉट प्रिजर्व्ड रीनल फंक्शन, जिनकी किडनी कुछ काम कर रही है, तो उनको हो सकता है डायलिसिस की जरूरत कम पड़े जी। जिनकी किडनी बिल्कुल ही लेस देन 1%, 2% काम कर रही है, यूरिन आना बंद हो गया है, तो उनको 3 टाइम्स इन वीक की डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। दूसरा जो है कि पेशेंट की अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। हर मरीज को एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सबका खान पान अलग है, सबका रहन सहन अलग है, तो उसके हिसाब से डायलिसिस की क्वांटिटी भी, रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग है। तो स्टैंडर्ड जो हम कहते हैं कि ट्वाइस इन ए वीक कराइए मिनिमम, एंड वेट फॉर योर रिपोर्ट्स। हम हर 2 महीने 3 महीने पे रिपोर्ट करते हैं, एंड देन वी लुक एट द पैरामीटर्स। पेशेंट का स्वास्थ्य चेकअप भी देखते हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, अच्छे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके साथ हम रिपोर्टों का मैच करा करके 3 टाइम्स इन ए वीक तक का एडवाइस देते हैं। एंड नाउ डेज देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटल डायलिसिस। इंक्रीमेंटल डायलिसिस का मतलब होता है कि जब आपकी रिक्वायरमेंट बेसिक बेयर मिनिमम पे हो सकता है आपको 1 इन ए वीक डायलिसिस से भी काम चल जाए। सो दैट मीन्स कि आपको जब 1 इन ए वीक की ज़रूरत है तो आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ मिलिए, उनसे 1 वीक अगर हो सकता है तो 1 वीक डायलिसिस कराइए। इफ़ यू वांट कि बेटर रिक्वायरमेंट है, इफ़ यू नीड अ बेटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए आपको, तो आप ट्वाइस ए वीक करिए। या फाइनली अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, आपकी किडनीज बिल्कुल काम नहीं कर रही है और आपका जो डाइटरी हैबिट है या आपका बॉडी हैबिटस है जो जिसमें मेटाबॉलिज्म आपका ज़्यादा है, तो आपको 3 टाइम्स इन ए वीक भी डायलिसिस करनी पड़ सकती है। तो एवरीथिंग विल डिपेंड on the patient's condition and they are variable. There is no fixed prescription for every patient. Every patient has got a different prescription. थैंक यू सो मच सर इस जानकारी के लिए। इसके साथ साथ सर आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि हम लोग एक ही स्कूल से हैं और 9th क्लास 10th क्लास की केमिस्ट्री में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसमें
यही लिखा हुआ था कि एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है। इसी चीज़ को प्रैक्टिकली मैं समझना चाहूँगा सर आपसे कि हमारे शरीर के अंदर जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, पीएच उसका क्या 7 रहे तो किडनी पे कम इम्पैक्ट पड़ेगा? मतलब एसिड और बेस का किस तरीके से कंटेंट होना चाहिए? बिकॉज कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब बहुत एसिडिक चीज़ें हम खा लेते हैं उसका भी हमारे हार्ट पे तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, ऑब्वियसली किडनी पे भी होता होगा। तो सर एसिड बेस के हिसाब से मैं आपसे यदि समझना चाहूँ तो किस तरीके से कंटेंट होना चाहिए? क्योंकि 7 पे तो पीएच आ जाएगा 0, मतलब 7 पे पीएच 0 आ जाएगा और सॉरी मतलब वो ना तो एसिडिक होता है ना बेस होता है। नीचे यदि हम चले जाएंगे तो एसिडिक होगा 6, 5, 3, 2, 1, ऊपर चले जाएंगे तो बेसिक होने लगता है। तो शरीर के अंदर जो फ्लूइड है सर, देखिए जो हमारे शरीर के अंदर का फ्लूइड है, जहाँ ब्लड में हम पीएच देखते हैं, उसका एक लेवल जो इंसानी ज़रूरत के हिसाब से है, जो हमारी ज़िंदगी का सर्वाइवल है, उसके लिए 7.35 टू 7.45 इज द आइडियल पीएच। 7.35 टू 7.45, मतलब 7.4 इज द आइडियल पीएच, प्लस माइनस 0.5। ये आइडियल पीएच है बॉडी के ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेलुलर लेवल पे काम करने के लिए। अगर एसिड इकट्ठा होता है किसी कारण से तो बॉडी का जो ऑर्गन सिस्टम है उसका काम करने का प्रणाली जो है वो सिस्टम जो है चेंज हो जाएगा नेगेटिव तरीके से। नेगेटिव सिमिलरली अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, मतलब बेस ज़्यादा होता है, बेस एक्सेस होगा, तब भी हमारी बॉडी पे उसका दुष्परिणाम होगा। तो पीएच जो है एक निर्धारित रेंज में रहता है और सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को एक कॉमन लाइफ में एसिड बेस बैलेंस की दिक्कत नहीं होती है अनलेस ही इज इनटू सम डिजीज। अगर उसको किडनी फेल्योर है, अगर उसको कोई और ऑर्गन फेल्योर हो रहा है, तभी एसिड बेस बैलेंस की दिक्कत होती है। अदरवाइज बगैर किसी सीरियस डिजीज के एसिड बैलेंस का प्रॉब्लम नहीं होता। और खाने के अनुपात से हमारी जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी की, अगर आप खाना खा रहे हैं एसिडिक या बेसिक खा रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर में एक होम्योस्टासिस मैकेनिज्म है, ठीक है। तो वो हमारे पीएच को रेगुलेट कर लेता है, चाहे किडनी के थ्रू हो या लंग के थ्रू हो, ये दोनों ऑर्गन्स कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और उसके थ्रू वो एसिड बेस रेगुलेट कर लेता है। तो एक जनरल लेमैन के लिए दे डोंट हैव टू बॉदर अबाउट एसिडिक फूड और द बेसिक फूड, व्हाट एवर दे आर टेकिंग, जो एक स्टैंडर्ड डाइट है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। बॉडी सक्षम है एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करके अपना पीएच मेंटेन करने के लिए। केवल प्रॉब्लम तभी होती है जब आपका कोई ऑर्गन डिस्टर्बेंस होता है, कोई लिवर फेलियर हो, किडनी फेलियर हो या लंग फेलियर हो, तभी आपके एसिड बेस बैलेंसेस में दिक्कत होती है। अदरवाइज आपको एक जनरल कॉमन मैन के लिए देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट द एसिड बेस बैलेंस। बॉडी अपनी होमोस्टेसिस को ध्यान रख लेती है। ओके, थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है सर मेरा कि आपने अभी बताया कि डायलिसिस के लिए गवर्नमेंट इज वेरी मच सीरियस एंड दे आर डूइंग मेनी थिंग्स to uplift the downtrodden and deprived section of the society। अच्छी खबर है सर, लेकिन एक खबर और समझना चाहूँगा सर आपसे कि किडनी ट्रांसप्लांट की जब बात करते हैं हम, तो अमेरिका में 20% इसका रेशियो है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली 3.4%। ऐसा नहीं है सर कि हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, आपके जैसे इतने अच्छे डॉक्टर, मेडिकल टूरिज्म का हब कहा जाता है इंडिया को, बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, फिर कमी कहाँ रह गई? गवर्नमेंट के साइड से कुछ दिक्कत है या मेडिकल फैटर्निटी की तरफ से कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम है? ये मैं समझना चाहूँगा सर, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन इज़ वेरी स्कार्स, वेरी फ्यू, वेरी लेस कंपेयरिंग टू द डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए इसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य है जिस पे हमें चर्चा करनी चाहिए। आई थिंक दैट्स अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं दर्शकों को बता सकता हूँ कि कहाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। सबसे पहला जो किडनी का लिमिटिंग फैक्टर आता है वो है डोनर। किडनी डोनेशन हमारे यहाँ बहुत स्कार्स है, लाइव डोनेशन भी और कैडेवरिक डोनेशन भी। वेस्टर्न कंट्रीज को आप देखें तो मेनली उनका जो प्रोग्राम है वो कैडेवरिक डोनेशन पे चलता है। दैट मीन्स कि व्यक्ति जब मृत घोषित हो जाता है या मृत्यु के जस्ट पास में होता है, वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करता है, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, पैनक्रियाज हो और कई सारे आइज़ हो, कई सारे ऑर्गन्स को डोनेट कर सकता है, जिससे वो कई सारी जिंदगियों को बचाता है। हमारे यहाँ कैडेवरिक डोनेशन रेट बहुत ही कम है, तो हमारा जो पूरा प्रोग्राम है
वो लाइव डोनेशन में चलता है, और ये 90:10 का रेशियो है। मतलब कि 10% किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो अभी रिसेंट ईयर में जाके, इसके पहले और 5-4-3% थे। 10% किडनी डोनेशन ट्रांसप्लांट जो है वो कैडरी डोनेशन से होते हैं और 90% लाइव डोनेशन से होते हैं। दैट मीन्स कि कोई व्यक्ति घर का जो है परिवार का सदस्य वो डोनेट करे किडनी। अब जब हमारे पास ऑर्गन की इतनी शॉर्टेज है तो हमें ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स बहुत हैं, जो रेसिपिएंट्स हैं दे आर हैविंग अ हाई नंबर, बट जो डोनर्स हैं वो लिमिटेशन। तो पहला लिमिटेशन है किडनी डोनर का। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे पहले लोगों को आग्रह करूंगा कि आप डोनेशन के लिए आगे आइए। जीते जी भी आप अपने किडनी डोनेट कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आपके किडनी डोनेट करने में कोई नुकसान नहीं है। आपका नेफ्रोलॉजिस्ट, आपका ट्रांसप्लांट सर्जन आपको बखूबी टेस्ट करके जब आप सेफ होंगे तभी आपका किडनी डोनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होता है। दे डू नॉट टेक टू मच रिस्क। वो केवल हेल्दी डोनर्स सेलेक्ट करते हैं और उन्हीं से डोनेशन कराते हैं। और अगर आप कहीं भी हैं आज के दिन में, जहाँ भी आप मेरी बात सुन रहे होंगे, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी भी नेशनल ऑर्गन टिश्यू एंड ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन या उसके रीजनल या स्टेट लेवल के जो भी इस तरह के सेंटर हैं जहाँ पर आप कैडरी डोनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ आप जाइए, आप अपना ऑर्गन प्लेस कीजिए। जिसकी अकस्मात डेथ की स्थिति में आपके ऑर्गन्स गवर्नमेंट जो है सैल्वेज करेगी और उनको उन लोगों को देगी जिनको इसकी ज़रूरत है। इस हिसाब से कई सारी ज़िंदगियों को आप बदल सकते हैं। आपका एक डोनेशन आपकी मृत्यु के बाद भी आपको 7 पर्सन के अंदर जिंदा रह सकते हैं आप, और 7 लाइफ्स आप चला सकते हैं, 7 घर बचा सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑर्गन डोनेशन के लिए ज़रूर प्लेस करें। आप छोटी सिटीज़ में, पटना हो, कानपुर हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, मुरादाबाद हो, इन जगहों पे भी अब ट्रांसप्लांट प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं और गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है इन चीज़ों पे। उन्होंने नंबर ऑफ़ जो हमारे ट्रेनिंग्स होते हैं जिनको हम नेफ्रोलॉजिस्ट या ट्रांसप्लांट सर्जन में बनाते हैं, उनके नंबर्स काफ़ी गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स इस स्पेशलाइजेशन को ले सकें और वो अपने आप को इतना ज़्यादा स्किल्स गेन कर सकें कि वो ट्रांसप्लांट के लिए आएँ। और डिफरेंटली जब नंबर्स बढ़ेंगे तो डिफरेंटली जो डॉक्टर्स हैं वो पेरिफेरी की तरफ भी जाएंगे, वहाँ भी सेंटर्स नए खुलेंगे और उन सेंटर्स पे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम डेवलप होगा। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है। पहले जहाँ इंडिया में कुल मिलाकर के अगर 50-60 ट्रांसप्लांट सेंटर थे, तो आज के दिन में 300-350 ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं एंड नंबर हैव गॉन अप। जहाँ पहले हम 1000 ट्रांसप्लांट करते थे साल के, अब हम करीबन 20,000 ट्रांसप्लांट कर रहे हैं साल के। तो डेफिनेटली जो पेशेंट का बेस है वो बढ़ा है, डोनर्स के एक्सेप्टेंस रेट बढ़ा है, मतलब डोनर्स आर नाउ ईगर टू डोनेट। कैडरी डोनेशन भी बढ़ रहा है, बट ऑफ कोर्स दैट रिक्वायर्स अ लॉन्ग ओवरहॉल जहाँ पर हम और नंबर्स बढ़ा सके। ट्रांसप्लांट सेंटर्स बढ़ रहे हैं, ट्रांसप्लांट के फिजिशियंस एंड सर्जन्स बढ़ रहे हैं एंड अफोर्डेबल रेंज में आ रहा है ट्रांसप्लांटेशन। तो ओवरऑल ट्रांसप्लांट हैज़ गॉट अ वेरी गुड फ्यूचर एज फार एज व्हाट आई सी फ्रॉम नाउ। आज से 10 साल बाद मुझे लगता है ये नंबर्स कुछ 50,000 पर ईयर का हो जाएगा फ्रॉम 10 years फ्रॉम नाउ। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि नंबर्स का तो बहुत आइडिया नहीं है मुझे, बट मैं ये मानता हूँ और ये दिल से मनाता हूँ कि हम भी 3.5 पे नहीं रहें। परसेंटेज के रूप से हमारा भी कम से कम जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो अप्रॉक्स तो पहुँच जाएं, एग्जैक्ट नहीं पहुँचे तो। थैंक यू सो मच सर। आपने ये बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट के 4 मेथड्स होते हैं, जिसमें पहला मेथड तो यही है कि कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो चुका है तो उसकी किडनी को हम शायद ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दूसरा रिलेटिव की बात करते हैं, रिलेटिव दे सकते हैं अपनी किडनी। 2 चीज़ें और हैं जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहती हैं और उसको किडनी चेन और किडनी स्वैप कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में इसके बारे में बहुत लिखा नहीं गया है, बहुत सोचा नहीं गया है और अभी तक कोई बहुत ज़बरदस्त तरीके का एक्ट नहीं आया इस पर। और शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से हमारा रेशियो अभी भी 3.5 है। आप लोग अपनी तरफ से तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, सलाम करता हूँ आप लोगों के डेडिकेशन को, आप लोगों के जज्बे को, आप लोगों की हिम्मत को और आप लोगों के हार्ड वर्क को। लेकिन सर ये किडनी स्वैप और किडनी चेन की यदि हम बात करें
तो मैं बता दूं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए कि स्पेन एक ऐसी कंट्री है, अपार्ट फ्रॉम अदर कंट्री, क्योंकि उसमें इजराइल भी है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें यूरोप भी है, लेकिन स्पेन एक ऐसी कंट्री है जो उसने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है जो इंटरनेशनल लेवल पे किडनी डोनर को डील करता है। इंडिया में सर हम क्यों नहीं डेवलप्ड नेशन से कुछ बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल इनकलकेट करें, और इसको यहाँ पे यदि हम प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव तरीके से हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में, हेल्थ सेक्टर में एक चेंजेस देखने को मिलेगा। मैं इसका कई आयाम आपने इसमें खोले हैं। तो पहला तो है कि किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होता है। नॉर्मली जो डोनर रिसिपिएंट हैं सेम ब्लड ग्रुप के हों तो सबसे अच्छा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपैटिबल किडनी ट्रांसप्लांट। अगर व्यक्ति रिसिपिएंट जो है ए ब्लड ग्रुप का है तो उसको ए या ओ ईजिली ट्रांसप्लांट के लिए डोनेट कर सकता है। बी है तो बी और ओ ब्लड ग्रुप के लोग दे सकते हैं। ए बी है तो उसको सारे लोग दे सकते हैं, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए बी भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। ओ को केवल ओ दे सकता है, बिकॉज हमारी किडनीज पे एंटीबॉडीज होते हैं जिसके कारण से इनका रिएक्शन हो सकता है और हमारा किडनी खराब हो सकता है अगर हम डिफरेंट ब्लड ग्रुप के बीच में ट्रांसप्लांट करें। तो इसको एबीओ कंपैटिबल ट्रांसप्लांट बोलते हैं और ये सबसे प्रचलित पद्धति है जिसमें हम ट्रांसप्लांट करते हैं। इसके अलावा एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट भी होता है। मैं स्वैप की भी बात करूंगा, बट पहले एबीओ इनकम्पैटिबल की बात कर लें, जिसके अंदर में अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है और आपके डोनर का ब्लड ग्रुप बी है तब भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसको एबीओ इनकम्पैटिबल कहते हैं और इसके अंदर में कुछ डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक यूज होते हैं जहाँ पर हम बॉडी से, आपकी जो रिसिपिएंट की बॉडी से कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बी ब्लड ग्रुप की किडनी को डैमेज कर सकती है, उसको निकाल करके हम बी ब्लड ग्रुप का किडनी सेट कर सकते हैं। यह भी एक सक्सेसफुल तरीका है। हम अपने सेंटर में भी काफ़ी ऑलमोस्ट 10 साल से इस तरह के ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं। मोर देन 150 ट्रांसप्लांट इस तरह का हम कर चुके हैं अपने सेंटर में, जहाँ पर डिफरेंट ब्लड ग्रुप का ट्रांसप्लांट करते हैं। दैट मीन्स कि ए ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड ग्रुप से ले सकता है या ओ वाला ए बी से ले सकता है। इस तरह के ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। तीसरा जो हम बात कर रहे हैं वो स्वैप ट्रांसप्लांट की। सपोज एक व्यक्ति का डोनर जो है ए है और रिसिपिएंट बी है, एंड जो दूसरा रिसिपिएंट पेयर है वो वाइसे वर्सा है जी, जहाँ पर तो हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में। इसको स्वैप ट्रांसप्लांटेशन या पेयर्ड एक्सचेंज या किडनी स्वैप के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम ए डोनर से बी डोनर के लिए ले लेते हैं किडनी और बी डोनर का किडनी ए डोनर को दे देते हैं। तो इस तरह से हम आपस में जिससे मैच करता है कंपैटिबल करके। तो दिस इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। हम कर भी रहे हैं। हमने अपने सेंटर में भी काफ़ी इस तरह के ट्रांसप्लांट किए हैं, या आज भी इनफैक्ट हमने स्वैप ट्रांसप्लांट किया हुआ है जिसमें 2 कपल हैं, हस्बैंड वाइफ, उन दोनों का आपस में मशवरा हमने कराया और अगर वो दोनों मान गए तो उनको हमने आज ट्रांसप्लांट किया है, जिसमें डिफरेंट ब्लड ग्रुप के रिसिपिएंट्स हैं और डिफरेंट ब्लड ग्रुप के डोनर्स हैं, उनका हमने स्वैप किया है। और इस तरह का हम फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं। इसके अलावा जो पेयर्ड एक्सचेंज प्रोग्राम की बात कर रहे हो कि 5 किडनी चेन, देखिए अभी कुछ सेंटर्स ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पर ये पद्धति चल रही है। डेफिनेटली उसके लिए जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं है सर गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं, गवर्नमेंट कर रही है, कोशिश कर रही है। नोटो और सोटो रोटो जो भी है, जितने ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की एजेंसीज, वो लगी हुई है। बट डेफिनेटली देयर आर इम्पैक्ट बहुत रिमार्केबल नहीं है सर। अभी देखिए समय लगता है, किसी भी चीज़ को आने में समय लगता है। दूसरा हमारा लाइव डोनर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है, तो पहली चीज़ मैक्सिमम लोगों की फैमिली में कोई ना कोई कंपैटिबल डोनर मिल जाता है। नहीं मिलता है तभी वो एबीओ इनकम्पैटिबल के लिए आता है या स्वैप के लिए आता है। तो जहाँ नहीं मिलता है हम डेफिनेटली ऐसी एजेंसी को रेफर कर देते हैं पेशेंट, या आप वहाँ जाके करा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर उनका रजिस्टर करते हैं और उनको वेट करने के लिए बोलते हैं। वेटिंग टाइम होता है। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके आ रही है, जहाँ पर हम HLA कॉम्पैटिबल, एक तो हुआ ब्लड ग्रुप कॉम्पैटिबल, एक होता है HLA कॉम्पैटिबल। तो जिस तरह के पेयर्ड एक्सचेंजेस के लिए हम एबीओ कॉम्पैटिबिलिटी के साथ साथ HLA कॉम्पैटिबिलिटी के लिए कभी सोचते हैं, तो उस सिस्टम को धीरे करके सारे हॉस्पिटल्स एक्वायर कर रहे हैं। एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ getting into paired exchange also, and it's not going to be too late. As an advanced hospital like us, most of the hospitals in Delhi NCR, those who are actively involved in the transplant program, they are likely to acquire these technologies and the things in a very near future. It's not going to be too much delayed. केवल मन की दुविधा है। मरीजों के साथ समस्या ये होती है कि वो वेट लिस्ट पे नहीं रहना चाहते या वेट नहीं करना चाहते किसी रिसिपिएंट डोनर के पेयर का। तो उसको लेकर के, बिकॉज सी
एक ट्रांसप्लांट सेंटर में पेशेंट केवल वहीं के नहीं है, कई सारे रीजन से आ रहे हैं। जैसे हमारा हॉस्पिटल है, हम पूरा यहाँ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक के पेशेंट को कैटर करते हैं, जम्मू तक के पेशेंट को कैटर करते हैं, कश्मीर के पेशेंट को कैटर करते हैं। तो दिल्ली में रहने का, एनसीआर में रहने का फ़ायदा ये है कि यू आर कैटरिंग टू अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ पेशेंट्स, सो डिफरेंट पेशेंट्स आर कमिंग, और उनको वेट लिस्ट पे डालना थोड़ा उनके लिए अनकम्फर्टेबल होता है। एज ए ट्रीटिंग टीम हमारे लिए अनकम्फर्टेबल नहीं है, वी कैन ऑलवेज कॉल देम, बट कई बार उनके पास डिले होते हैं, उनके संसाधन रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, एंड दे वांट टू डू द ट्रांसप्लांट एज सुन एज पॉसिबल। बट डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर, नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में दिस प्रोग्राम जो भी आप बता रहे हैं, जो स्पेन में या डेवलप कंट्रीज में है, वो हम भी कर रहे होंगे और बहुत रैपिडली उस दिशा में बढ़ रहा है। बहुत अच्छी शुरुआत है सर। एक और क्वेश्चन सर जानना चाहूँगा कि डायलिसिस के बाद सर पेशेंट को इमोशनल और साइकोलॉजिकल हीलिंग्स किस तरीके से दिया जाता है और कितनी आवश्यकता होती है इसकी? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहा होता है, जब उसकी डायलिसिस स्टार्ट होती है तो कुछ समय के लिए वो एक डिपेंडेंट लाइफ जीता है, स्पेशली इफ़ यू हैव डायलिसिस, योर डायलिसिस हैज नॉट बीन स्टार्टेड ऑन टाइम। जब वो वीक होता है या किसी समस्या से गुजर रहा होता है, मेडिकल कंडीशन से गुजर रहा होता है, डेफिनेटली उनके पास एनर्जी लेवल कम होता है, थॉट प्रोसेस ज़्यादा है, बिकॉज देयर इज अ फाइनेंशियल बर्डन, देयर इज अ सोशल बर्डन, देयर इज अ बर्डन ऑन द केयर गिवर। सो सब कुछ को लेकर के वो काफ़ी स्ट्रेस में होता है, और उस टाइम पे उनको किसी न किसी साइकोलॉजिकल या साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। एज ए डॉक्टर हम बखूबी उन तरह के पेशेंट से बातें करते हैं, उनको बताते हैं कि देयर इज सेकंड लाइफ आफ्टर द डायलिसिस, आफ्टर डायलिसिस हैज बीन स्टार्टेड, दिस नॉट द एंड ऑफ लाइफ। तो पहला तो मिसकंसेप्शन उनका ये दूर करना होता है कि दिस नॉट द एंड ऑफ लाइफ, एंड देन व्हाट वी डू, वी ट्राई टू टेक देम टू पेशेंट्स जो लंबे टाइम से डायलिसिस करा रहे हैं, 10 साल 15 साल 20 साल से करा रहे हैं, जो एक्टिवली लाइफ जी रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि व्हेन दे कम इन टू टच विद ईच अदर, तो धीरे धीरे करके वो कुछ दिनों में उनका जो है साइकोलॉजिकल चेंजेस होता है। इसके अलावा भी कभी कभी हम साइकोलॉजिस्ट का भी हेल्प लेते हैं, और सोशल सपोर्ट सिस्टम भी कई सारे बने हुए हैं जिनकी हम मदद लेते हैं उनको काउंसिल करने के लिए। तो जो डिप्रेशन रेट है ना, दैट हैज़ गॉन डाउन ग्रेजुअली। अगर पेशेंट देखता है कि कोई व्यक्ति 10 साल से डायलिसिस पे है और वो एक अच्छा नॉर्मल फाइनेंशियली स्टेबल ज़िंदगी जी रहा है, वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव ज़िंदगी जी रहा है, या वो एक्टिवली अपना काम कर पा रहा है, डेफिनेटली दैट गिव्स देम द किक दैट दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। तो इट डिपेंड करता है कि आप किस सेंटर पे जुड़े हुए हैं। अगर आप एक अच्छे डायलिसिस सेंटर पे जुड़े हैं जहाँ पर एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, तो डेफिनेटली आपको हर तरह का केयर मिलेगा और आप अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा लाइफ में, और डायलिसिस करते हुए आप ज़िंदगी के वो हर काम कर सकते हो जो एक नॉर्मल व्यक्ति करता है। इट्स जस्ट लाइक, जैसे कहते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति होता है जिसका डीमोटिवेशन होता है, अगर हम उसको उनके ग्रुप में रखें और ऐसे टीचर्स मिल जाए, ऐसे सोशल मोटिवेटर्स मिल जाए कि उनको मोटिवेट करें, तो दे कैन रीच द स्काई। सिमिलरली डायलिसिस के पेशेंट भी समझ लीजिए एक दिव्यांग है, उनका किसी कारण से उनकी किडनी फेल हो गई है, तो उनको हम अगर मोटिवेट करें तो दे कैन ऑल्सो रीच द स्काईज। एंड आपको जान के खुशी भी होगी कि वी इन आवर कंट्री आर कंडक्टिंग नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स, जहाँ पर ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स आकर के डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये हर साल होता है। एंड दैट गिव्स द मोटिवेशन टू अदर likely transplant recipients also कि after the transplant we can go for sports activities also. So this is a very welcome change. धीरे करके लोगों तक ये मैसेज जा रहा है, और मुझे लगता है सोशल मीडिया का कुछ ना कुछ रोल है जो लोगों तक ये पॉजिटिव चीज़ें पहुंचा रहा है, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले 5-7 सालों में इस तरह की चीज़ें और बढ़ेंगी, और लोग डायलिसिस को भी एक्सेप्ट करेंगे, ट्रांसप्लांट को एक्सेप्ट करेंगे, और डायलिसिस के साथ ट्रांसप्लांट के साथ एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी अपना बेहतर बना पाएंगे। सर, आप बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, मैक्स हॉस्पिटल नाम है इसका, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इसको सर्च किया जाता है। तो यहाँ पे सर इस हॉस्पिटल की खासियत मैं आपसे जानना चाहूँगा, और फिर से मैं पिछला क्वेश्चन को ही इससे ही रिलेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरीके की इमोशनल हीलिंग, मेंटल काउंसलिंग दी जाती है पेशेंट को, ताकि जो भी दर्शक हमारे देख पा रहे हैं वो मैक्स हॉस्पिटल की अच्छाइयों के बारे में, इसके पॉजिटिव्स के बारे में, इसकी रियलिटी के बारे में जान सकें, और जो भी स्ट्रेस में है, जिन्हें इस बात का कन्फ्यूजन है कि कहाँ इलाज कराएं, कहाँ पे सबसे बेस्ट डायलिसिस होता है, तो वो शायद उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए,
2014 we started our dialysis center and it's more than 10 years now. यस सर. एंड हमारा डायलिसिस का आउटकम्स बहुत ही अच्छा है. हमारे सर्वाइवल डायलिसिस के जो हैं काफ़ी अच्छे हैं. इन्फेक्शन रेट बहुत कम है. वी आर गिविंग वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ डायलिसिस इन दिल्ली NCR, अगर मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूँ जी. दूसरा, हमारा सपोर्ट सिस्टम डायलिसिस के अंदर भी है, डायलिसिस के बाहर भी है जी. डायलिसिस के अंदर जो हमारे टेक्नीशियंस हैं काफ़ी ट्रेंड हैं, नर्सेज काफ़ी ट्रेंड हैं, जो पेशेंट का इमीडिएट जो केयर है उसके ऊपर ध्यान रखते हैं. इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल ने सोशल सपोर्ट सिस्टम भी रखा है. वी हैव पेशेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स रनिंग इनसाइड आवर हॉस्पिटल. वी हैव साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट जो पेशेंट के पास आते हैं. वी हैव फिजियोथेरेपिस्ट जो पेशेंट के पास आ करके अगर सपोज किसी तरह से उनको फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उनको एक्सरसाइज कराते हैं या बाकी फिजियोथेरेपी के मॉड्यूल्स उन पर अपनाते हैं, जिससे पेशेंट का आउटकम इम्प्रूव करता है. तो डेफिनेटली अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी गुड डायलिसिस सेंटर, then definitely I would say कि दिल्ली NCR we have the best dialysis center with every kind of infrastructure, be it the good machine, be it the good manpower, as well as the social psychological support system is also there, and our patients are extremely good. There is hardly any dropout of patient. Wow. हमारे हॉस्पिटल की खासियत ये रही है हमारे डायलिसिस यूनिट की, जो भी व्यक्ति यहाँ पर डायलिसिस कराने आया है आज तक रिटर्न नहीं गया. वो अगर उसने डायलिसिस की ज़िंदगी जीनी है तो वो यहाँ पर बहुत ही खुशी से रह रहा है. हमारे पास पेशेंट हैं जो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस से आते हैं, 200 किलोमीटर से भी आते हैं डायलिसिस करने के लिए, और वो डायलिसिस करके जाते हैं बिकॉज उनको यहाँ की क्वालिटी, यहाँ के स्टाफ का बिहेवियर, यहाँ का जो मेडिकल एक्सपर्टीज़ है, यहाँ का जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही पसंद है, और वो यहाँ पर रेगुलर डायलिसिस के लिए आ रहे हैं एंड दे आर वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो. वो तो सर लगता ही है. कहते हैं इंग्लिश में एक कहावत है कि मॉर्निंग शोज द डे. यदि इस पूरे हॉस्पिटल को हम आपके रूप में, एक सैंपल के रूप में देखें, आपको एक सैंपल के रूप में देखें, तो बहुत चीज़ें समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है. थैंक यू संजीव जी. आपके अंदर जिस तरीके की ह्यूमन वैल्यूज़ है, जिस तरीके की एम्पैथी है, जिस तरीके की ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये हॉस्पिटल कितना अच्छा होगा. एक क्वेश्चन और सर मेरा है कि आर्टिफिशियल किडनी की भी बहुत जगह पे बात होती है, कितना सफल है ये और इंडिया में क्या पोजीशन है? देखिए, आर्टिफिशियल किडनी की चर्चा जो है काफ़ी सालों से चल रही है. तो इसके अलावा इसके कई सारे ट्रायल्स भी हुए हैं, बट मैं लोगों को फॉल्स होप नहीं दूंगा. अभी एज ऑफ नाउ देयर इज़ नथिंग ऑन द ग्राउंड, बट डेफिनेटली there are developmental stages in which this artificial kidney is undergoing the development. अगले 5 साल या 10 साल की रिसर्च के बाद most likely it can come into action, but timeline decide नहीं कर सकते because see these are very complicated. Yes. You are trying to replace an organ which is made by the God. You are trying to replace it with a machine. So timeline decide करना बहुत मुश्किल होता है. उसकी कितनी वायबिलिटी होगी, उस पर पेशेंट का सर्वाइवल कितना होगा, द टाइम विल डिसाइड. बट डेफिनेटली साइंटिस्ट लगे हुए हैं. एज ऑफ नाउ नोवेयर इन द वर्ल्ड इट इज़ अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज़, दे आर ओनली इन द एक्सपेरिमेंटल यूज़. बट जिस तरह से डेवलपमेंट चल रहा है और लोगों की ज़रूरत बढ़ रही है और लोग अभी उस पर अग्रसर हैं, मुझे लगता है कि इट विल शो द डे. देयर इज़ वन मोर थिंग जो मैं कहूँगा कि क्लोन जो अभी पिग किडनी, जैसा आपने देखा होगा रिसेंटली न्यूज़ में था कि 2 ऑफ द पेशेंट्स वेर गिवन पिग किडनीज. देखिए, इनिशियल सक्सेसफुल था बट लेटर ऑन द पेशेंट डाइड बिकॉज ऑफ सम अदर कॉम्प्लिकेशंस. बट ये डेवलपमेंट दिखाते हैं कि साइंटिस्ट आर eagerly वर्किंग ऑन दैट, एंड इन द टाइम टू कम दीज आर गोइंग टू बी रियलिटीज. देखिए, स्पेस तक पहुंचने का जो जर्नी है वो एक दिन का नहीं है. इट टेक्स कॉमन इंग्लिश में कहते हैं रोम वाज नॉट बिल्ट इन डे. तो आर्टिफिशियल किडनी विल आल्सो नॉट बी बिल्ट इन अ डे. इट विल टेक टाइम, बट आई एम वेरी मच होपफुल दैट इट विल कम in due course of time, and that will be a boon for the patients who are on dialysis, who are waiting for their transplants to happen. Thank you so much sir. आप बहुत अच्छी जानकारी दी सर. मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको एज ए लेमैन लैंग्वेज में यदि समझाना हो कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करें, हालांकि आपने बहुत डिटेल में भी समझाया है, लेकिन फिर भी मैं कंक्लूजन के रूप में आपसे पूछना चाहता हूँ
कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं तो उनको एज ए लेमन लैंग्वेज में समझाना पड़े कि वो कैसे अपने किडनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उनको किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। और फूड हैबिट्स तो सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसा आपने शुरुआत में ही कहा था कि हर साल हम सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च वर्ल्ड किडनी डे ऑर्गेनाइज करते हैं, मनाते हैं पूरे वर्ल्ड में। और हर साल एक थीम आता है किडनी का कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर किडनी। बेसिकली दिस वर्ल्ड किडनी डे इज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर किडनी हेल्थ। इसमें वर्ल्ड किडनी डे के वेबसाइट्स हैं, उनके कई सारे बैनर्स होते हैं, उनके कई सारे सोशल मीडिया प्रोग्राम्स होते हैं। तो सिंपली मैं दोस्तों को बताऊंगा कि देयर आर गोल्डन रूल्स टू सेव द किडनी। पहला है उसमें है कि अपनी बुरी आदतों से निजात पाइए, अपनी जो खान पान की आदतें हैं, ड्रिंक की आदतें हैं, उससे उसको छोड़िए। दूसरा है कि ओवर द काउंटर पिल्स, जो आप किसी तरह के माइग्रेन, बैक पेन, हेडेक, इनके लिए जो रेगुलर आप दवाइयाँ खाते हैं वो मत लीजिए। बिना किसी डॉक्टर की कंसल्ट के कोई भी पेन किलर लेने से परहेज़ रखें। किसी तरह के अल्टरनेटिव मेडिसिन का सेवन करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्या वो अल्टरनेटिव मेडिसिन की दवाई जो है आप ले रहे हैं वो सेफ़ है या अनसेफ है। कई सारी ऐसी चीज़ें हम देखते हैं अपने डे टू डे प्रैक्टिस में जहाँ पर लोग अनसेफ दवाइयाँ खाकर आते हैं और उनकी किडनी या लीवर को डैमेज हो जाता है। तीसरा है कि अगर आपकी ओबेसिटी है तो ओबेसिटी को कंट्रोल कीजिए। आपका BMI शुड बी लेस देन 30, आइडियल शुड बी लेस देन 25। अगर आप उसको मेंटेन कर पाते हैं विद जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, हेल्दी फूड हैबिट्स, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। स्मोकिंग की आदत है तो उसको परहेज़ रखें। 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, दीज आर वेरी सिंपल टिप्स। 8 से 10 ग्लास पानी पीना, अगर आपने ज़िंदगी में काउंट कर लिया कि डेली के 10 ग्लास पानी पिएंगे तो आप कई सारी किडनी की बीमारियों से दूर हो जाते हैं। तो आप काउंट करिए, दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो इनका एडिक्वेट कंट्रोल, डायबिटीज़ की एडिक्वेट कंट्रोल का मतलब होता है कि HbA1c शुड बी लेस देन 7। फास्टिंग ब्लड शुगर और पीपल ब्लड शुगर दोनों चेक कराइए नियमित रूप से, एटलीस्ट 1 in 3 months, और देखिए वो कंट्रोल है कि नहीं। अगर कंट्रोल नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, जो भी फिजिशियन आपको देख रहा है, और उसको कंट्रोल कीजिए। साल में एक बार अपने किडनी में प्रोटीन की जांच जरूर कराइए। यूरिन में प्रोटीन आ रहा है कि नहीं, इसको प्रोटीनूरिया बोलते हैं हम लोग अपने मेडिकल लैंग्वेज में। अगर प्रोटीन आ रहा है तो डेफिनेटली एक नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलिए और उसकी कंट्रोल कीजिए। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल एडिक्वेट बहुत ज़रूरी है। आपका ब्लड प्रेशर जो है लेस देन 130/85 होना चाहिए। दैट मीन्स 130 जो ऊपर वाला है, इसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं मेडिकली, उतना होना चाहिए, और लेस देन 85 डायस्टोलिक या नीचे वाला ब्लड प्रेशर होना चाहिए। तो अगर इन सिंपल टिप्स को हम मान लें तो आपकी किडनी 90% सेफ है, आई वुड से। अगर ये सिंपल टेक्निक, अगर ये ट्रिक्स जो है हम अपना लें, टिप्स अपना लें, तो आपकी किडनी 90% सेफ है। एंड यू वॉन्ट हैव टू सी मी एनी टाइम ऑफ योर लाइफ अनलेस देयर इज समबडी who goes into किडनी फेल्योर। तो मैं एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट आग्रह करूंगा आपसे कि इन सिंपल टिप्स को मानिए और अपनी किडनी को सेफ रखिए, हेल्दी रखिए, और आप भी पूरी ज़िंदगी हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, इतनी ज़बरदस्त जानकारी देने के लिए। और अंत में 2 लाइनें आपको समर्पित करता हूँ। ये दिल से निकली हुई लाइनें हैं कि सब कुछ मांग लिया खुदा से, तुमको मांगने के बाद, ये आपको मैं समर्पित करता हूँ सर 2 लाइनें कि सब कुछ मांग लिया खुदा से, तुमको मांगने के बाद उठते नहीं है हाथ मेरे अब इस दुआ के बाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।